जब गजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और हजारों लोग पिछले करीब 2 साल में मारे जा चुके हैं, जब इसराइल गजा पर कब्जे का प्लान बना रहा है, इंटरनेशनल सतह पर पीएम नेतन्याहू को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर सऊदी अरब जागा है। अब सऊदी को ख्याल आया है कि गजा में नरसंहार या जेनोसाइड हो रहा है। जी हाँ, अब तक इसराइल की लानत मलामत करते रहे सऊदी अरब ने कभी इसराइल की कार्रवाई पर जेनोसाइड या नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब कहीं जाकर सऊदी ने गजा में इसराइल के जरिए नस्ल कुशी या जेनोसाइड का इल्जाम लगाया है। सऊदी जैसे अमेरिका समर्थक मुल्क का इसराइल के लिए ये शब्द कह देना अपने आप में बड़ी बात है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसराइल पर गजा में नरसंहार या जेनोसाइड करने का इल्जाम लगाया। साथ ही सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इसराइल के जरिए फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा बढ़ाने की घटना की निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर गजा के मुद्दे पर इसराइल की मजम्मत की। मंत्रालय ने लिखा कि इसराइल फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से विस्थापित करना जारी रखे हुए है और उन्हें एक आज़ाद मुल्क स्थापित करने से रोक रहा है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर इसराइल के ज़रिए कब्जे को बढ़ाने वाले अपराधों की कड़ी निंदा करता है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसराइल के जरिए यरूशलेम के आसपास नई बस्तियों के निर्माण और गजा के आम नागरिकों के खिलाफ आक्रामकता नरसंहार या नस्लकुशी के बराबर है। सऊदी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसराइल पर इंटरनेशनल कवानीन के गंभीर उल्लंघन का इल्जाम भी लगाया। सऊदी मंत्रालय ने कहा, इसराइल बिना किसी रोक टोक के खतरनाक योजनाओं को लागू कर रहा है। ये इलाकाई सिक्योरिटी और स्थिरता के लिए खतरा है, साथ ही इंटरनेशनल व्यवस्था की वैधता के लिए भी खतरा है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने युद्ध अपराधों के इल्जाम में इसराइल के पीएम नेतन्याहू और इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन दोनों नेताओं पर गजा में नरसंहार करवाने का इल्जाम है। गजा में पिछले 2 साल में हालात ये बन गए हैं कि यहाँ मासूम बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं। इंटरनेशनल दबाव के बाद अमेरिका और इसराइल समर्थित NGO गजा में खाना बांटने का दावा तो करते हैं, लेकिन खाना लेने आने वालों पर गोलियां बरसाए जाने और उसमें भी कई लोगों की जान जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट के मजबूत, अमीर और ताकतवर मुल्क सऊदी अरब का पहली बार इसराइल के लिए नरसंहार या जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल करना बताता है कि अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, वरना सऊदी क्राउन प्रिंस की फोटो अन्य अरब लीडर के साथ इसराइल की राजधानी तेल अवीव में लगे उन पोस्टर्स में भी है जो इसराइल के साथ अब्राहम समझौता करके उसे मान्यता दे चुके हैं या फिर समझौता करने जा रहे हैं और गजा के हालात पर चुप्पी साधे हुए हैं। ईरान और इसराइल के बीच उस विनाशकारी युद्ध को अभी महज 2 महीने ही बीते हैं, जिसने पूरे मध्य पूर्व को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने दुनिया को अपनी सैन्य तैयारियों का पैगाम देना शुरू कर दिया है। इस बार तेहरान ने अपनी ताकत हिंद महासागर और ओमान सागर के विशाल जल क्षेत्र में दिखाई है। ईरान ने एक व्यापक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें उसकी नौसेना मिसाइल यूनिट्स, ड्रोन ऑपरेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। इस 2 दिवसीय अभ्यास का मकसद साफ है, ये दुनिया को बताना है कि ईरान किसी भी हमले या टकराव के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि सक्षम भी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अभ्यास गुरुवार से शुरू हुआ और इसमें सतह और पनडुब्बी जहाज, क्रूज मिसाइलें, हवाई यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉर यूनिट्स ने हिस्सा लिया। यह एक संदेश है कि ईरान अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से सक्रिय हो चुका है। ईरानी नौसेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल अब्बास हस्सानी ने कहा, इस अभ्यास में कम, मध्यम और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया गया है, जो सतह पर मौजूद लक्ष्यों को बेहद सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य है अपनी कमांड स्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करना।
और दुश्मनों को यह स्पष्ट संदेश देना कि तेहरान अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। ईरान के मंत्री ने इससे पहले ही साफ कर दिया था कि 12 दिन के जंग के दौरान जो भी मिसाइलें उन लोगों ने यूज की वो पुराने समय में बनी थी। ईरान ने अभी तक अपनी नई मिसाइलों की खेप का प्रयोग तक नहीं किया। बहरहाल इस अभ्यास की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में युद्ध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इसराइल ने ईरान की सीमाओं के भीतर हवाई हमले किए थे। जवाब में ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अमेरिका ने भी हस्तक्षेप करते हुए ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। इस सीधी भिड़ंत में दोनों ओर भारी जनहानि हुई और पूरे क्षेत्र की शांति खतरे में पड़ गई। यहाँ तक कि अमेरिका और इसराइल को लेकर खबरें आने लगी कि वो खामेनेई तक का अंत करने की प्लानिंग में जुटे हैं। ऐसे में ईरान का यह कदम केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश है, खासकर उन ताकतों के लिए जो क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। तेहरान इस समय जिस रणनीतिक धैर्य और संगठित शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, वो सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का संकेत भी है। ईरान का यह साफ कहना है कि वह टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला किया गया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और शक्तिशाली होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट है, मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन की लड़ाई अब केवल जमीन पर नहीं, समंदर और तकनीक के स्तर पर भी लड़ी जा रही है। और इस नए युद्ध क्षेत्र में ईरान खुद को पीछे नहीं मानता। ये है यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स की अल अश्तर ब्रिगेड। इसकी सिंबॉलिक इकाइयों ने यमन के माराद जिले के अल बेडा गवर्नेंस से लेकर मारिब गवर्नेंस तक एक विशाल परेड निकालकर गजा में इसराइल की आक्रामकता को खुली चुनौती दी है। यमन में अंसारुल्लाह फौज की इस यूनिट ने दुनिया को ये पैगाम देने की भी कोशिश की है कि गजा अकेला नहीं है। भले ही अरब खित्ते के मुस्लिम मुल्क इसराइल और अमेरिका के आगे खामोश हों, लेकिन अंसारुल्लाह लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों और सड़कों पर चल रहा ये कारवां अंसारुल्लाह का है। इनके हाथों में यमन और अंसारुल्लाह का कौमी परचम या ध्वज तो है ही, साथ ही फिलिस्तीन का झंडा भी। अरबी में नारे लगाते हुए पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ रहे ये लड़ाके तपते रेगिस्तान और सूखे जंगलों से गुजरते हुए गजा के लिए अपने जुनून को भी दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यमन के अंसारुल्लाह और उनकी अल अश्तर ब्रिगेड ये दिखाना चाहती है कि हम हर हाल में गजा के साथ हैं और पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। रास्ते में जगह जगह हूती लड़ाके आर्मी की अल अश्तर ब्रिगेड का स्वागत करते नजर आते हैं। अंसारुल्लाह के लड़ाके नारे लगाते हुए उनका उत्साह बढ़ाते हैं। ये यमन है जहां लोग गजा वालों के लिए दिल दुखाते हैं और सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। जिस तरह के हालात इस वक्त इसराइल ने गजा में बना दिए हैं, उसके मुकाबले के लिए अगर कोई सीधे मैदान में है तो वो सिर्फ यमन है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूती जंगजुओं या अंसारुल्लाह ने दावा भी किया है कि उन्होंने इसराइल की राजधानी तेल अवीव के करीब बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइलें बरसाई हैं।